Evening students, I hope you all are fine. Today we are going to understand chapter number 2 of unit 1 digital documentation. Well, this chapter is from IT 402 code. It is not for the students who have taken computer science, okay? And the name of the chapter is adding graphics in a document. ठीक है जी, तो हमारा चैप्टर नेम क्या है? एडिंग ग्राफिक्स. हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर ग्राफिक्स को ऐड करना चाहते हैं. तो क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि ग्राफिक्स होता क्या है. देखिए, ग्राफिक्स कोई भी आपकी इमेज है, ठीक है. अगर आप किसी भी इमेजेस को, किसी शेप को, किसी अदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, कौन से वेज हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दोज वेज. लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें ग्राफिक्स ऐड करने की नीड क्यों पड़ती है. क्योंकि मैं एक सिंपल डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर सकती हूँ, आई कैन ऐड सम टेक्स्ट, मैं कुछ लिख सकती हूँ, ठीक है. तो जब मैं लिखूंगी तो मेरी वो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी चली जाएगी. तो वाई आई एम एडिंग दीज ग्राफिक्स, मैं ये ग्राफिक्स ऐड क्यों कर रही हूँ. तो इसका ये क्वेश्चन एक्चुअली बन सकता है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और आंसर यहाँ से मिलता है आपको. देखिए, जो ग्राफिक्स है ना, वो जो भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो अपने टेक्स्ट से, उसको वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आई कैची बनाते हैं. देखो, नॉर्मली क्या होता है, आप कोई भी चीज़ ऐड करते हो तो वो अगर आप लिख रहे हो तो उसको रीड करना इज़ डिफ़िकल्ट. लेकिन अगर सेम चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वाया डायग्राम, अगर हम एक डायग्राम के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी ईजी हो जाती है, जल्दी हमें समझ में आ जाता है, इन्हांस कर देता है, प्रेजेंटेबल कर देता है, अट्रैक्टिव कर देता है हमारे उसी टेक्स्ट को, ठीक है. उसी बात को जो है हम ईजिली ज़्यादा बेटर वे में समझ पाते हैं. रादर देन रीडिंग 5, 6, 10 लाइन्स, वी विल जस्ट सी दैट पर्टिकुलर इमेज एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स का एडिशन कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर. तो यही बोल रहा है आपको कि आप ग्राफिक्स ऐड करते हो टू सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड. जो भी तुमने लिखा है उसको हम सपोर्ट करने के लिए, कोई हम विजुअल इम्पैक्ट देना चाहते हैं, आई कैच करना चाहते हैं अटेंशन ऑफ रीडर्स, और अंडरस्टैंडिंग अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, कंटेंट की, तो वी कैन ऐड ग्राफिक्स इनटू आवर डॉक्यूमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ आई कैन ऐड और इंसर्ट इमेजेस. अब मैं ऐड कर कैसे सकती हूँ. तो डियर, हम क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. तो इसके अंदर हमारे पास 5 वेज होंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर. फर्स्ट रहेगा फ्रॉम अ फाइल, किसी फाइल से हम डाउनलोड इमेज को ऐड कर सकते हैं. सेकंड विल बी स्कैन्ड इमेज, मतलब किसी इमेज को स्कैन कर रखा है फिर मैंने उसको ऐड कर लिया. इमेजेस फ्रॉम गैलरी, गैलरी के अंदर ऑलरेडी कुछ इमेजेस थी उनको ऐड कर लिया. ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है, और लास्ट है हमारा क्लिपबोर्ड, यानी कॉपी पेस्ट वाला जो होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्टिंग इमेजेस फ्रॉम ए फाइल. देखो, फाइल का मतलब क्या होता है. फाइल आपकी बेसिकली का मीनिंग ये है कि आपने कोई पेन ड्राइव से इमेज अपने कंप्यूटर में डाल दी, आपने नेट से कोई इमेज डाउनलोड कर ली, यानी कि अगर ऐसी कोई इमेज है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे ऑलरेडी सेव्ड है और मैं वहाँ से उसका लोकेशन सेट करके या वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अगर मैं इस इमेज को लाती हूँ अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम अ फाइल. तो अगर मैं किसी इमेज को जो ऑलरेडी मेरी हार्ड डिस्क पे प्रेजेंट है, कंप्यूटर में अवेलेबल है, तो अगर मैं उसको ऐड ऑन करती हूँ तो वो ये होता है. और वो इमेज आ कहाँ से सकती है, आप डाउनलोड कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, किसी की एप्लीकेशन यानी फोटोशॉप में मान लो बना ली, पेंट में ही बना ली आपने, या किसी डिजिटल कैमरा से आपने डाल दी, पेन ड्राइव से डाल दी. तो ऐसे कोई इमेज जो तुम्हारे कंप्यूटर में सेव्ड है और उसको तुम अगर यूज़ कर रहे हो फर्दर, तो वो आपकी फ्रॉम अ फाइल कहलाएगी. तो अगर तुमको ऐड करना है तो स्टेप्स क्या होंगे. सबसे पहले अपनी उस वाइट शीट पे, मतलब अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करो, कर्सर रखो जहाँ पे तुमको इमेज रखनी है, यानी प्लेस दी कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज. उसके बाद इंसर्ट के मेन्यू पे चले जाओ. आपको पता है जैसे आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसके अंदर आपका रिबन होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर रिबन नहीं होता, मेन्यूज़ होते हैं. तो आपको इंसर्ट मेन्यू के ऊपर जाना है. अब आप रिबन इंसर्ट के बाद आपको मेन्यू वर्ड लिखना ज़रूरी होगा. इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, उसमें इमेज ऑप्शन पे चले जाओ. नहीं तो ये जो आपका ऐसे इमेज का आपको आइकन दिख रहा है, आप इस आइकन पे क्लिक कर दो स्टैंडर्ड टूल बार पे. जैसे ये करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन तुम्हें जो भी इमेज आपको अच्छी लगी उसको चूज़ कर लो, और फिर जैसे ही चूज़ कर लोगे फिर अपना ओपन पे क्लिक कर दो तो आपकी वो इमेज ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट है इंसर्टिंग एंड स्कैन्ड इमेज. देखो, तुम सबको पता है फ़ोन में स्कैनर होता है, आई थिंक कैम स्कैनर का तो सबको पता है. तो जब आपने कोई इमेज स्कैन कर ली, ऐसे ही स्कैनर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है जी. तो आपने क्या करना है, अपनी उस इमेज को स्कैन कर लेना है.
सबसे पहले अब वो आपके कंप्यूटर में एक स्कैन्ड इमेज है, अगर तुमको उसको ऐड करना है तो पहले उस प्लेस कर लो कर्सर जहाँ पे तुम्हें इमेज को डालना है। उसके बाद अगेन इंसर्ट मेन्यू पे जाओ। अब ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पे बेटर समझ में आ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट पे जाके मीडिया पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करके स्कैन पे क्लिक करना है और सिलेक्ट सोर्स पे क्लिक करना है। सिलेक्ट सोर्स पे क्लिक करते ही वो तुमसे वो जगह मांगेगा जहाँ पे तुमने क्या कर रखा है, इमेज को रखा हुआ है, मतलब सोर्स आ गया ना आपका। तो वहाँ पे जैसे डी ड्राइव है, सी ड्राइव है या पिक्चर्स है, जो भी लोकेशन है, आगे फर्दर तुम करते जाओ और तुम्हें तुम्हारी इमेज मिल जाएगी। ओके पे क्लिक कर दो और आपकी इमेज जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम गैलरी। गैलरी का मतलब क्या होता है, देखो लिब्रे ऑफिस के अंदर एक गैलरी है, जैसे आपके फ़ोन में गैलरी होती है जिसमें बहुत सारी इमेजेस होती हैं, सिमिलरली लिब्रे ऑफिस की एक बिल्ट इन गैलरी है। देखो नॉर्मली फ़ोन की गैलरी में क्या होता है कि तुम फोटो क्लिक करते हो तो आती है, लेकिन इसकी गैलरी में आपको बिल्ट इन इमेजेस मिलती है, मतलब पहले से कुछ इमेजेस बनी बनाई तुमको मिल जाती हैं, ठीक है। और जैसे एरो, बुलेट, डायग्राम। और तो आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले व्यू पे जाओगे। अब मेन्यू आपका चेंज हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू पे नहीं जाओगे, व्यू मेन्यू पे जाओगे और गैलरी पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही तुमने गैलरी पे क्लिक करा, ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड तो है ही तुम्हारा, इंसर्ट पे जाके मीडिया में जाके गैलरी पे चले जाओ, लेकिन व्यू वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है। उसके बाद आपका जब ये गैलरी का पेन खुल जाएगा, ठीक है, इस पेन, ये पेन आपका विंडो होता है जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, जिस भी टाइप की इमेज चाहिए उसकी कैटेगरी आपने क्लिक कर लेनी है, और जो भी कैटेगरी क्लिक करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या होगी, यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। जो भी इमेज आपको अच्छी लगे, ठीक है, यानी आप नेविगेट कर सकते हो, इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर नेविगेटिंग आपको जो भी इमेज अच्छी लगी, नाउ यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ही तुम उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे तो इमेज आ जाएगी, या फिर क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, व्हाट यू वांट टू डू, यू विल गेट योर इमेज। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। अब इस ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है कि तुमने एक पेज तो तुमने वो खोलना है जिस पे तुमको इमेज इंसर्ट करनी है, दूसरा पेज तुमको वो खोलना है जहाँ पे तुम्हारी इमेज पड़ी हुई है, और वहाँ से उसको ड्रैग करके अपनी उस शीट पे ले आओ जिस पे तुमको ऐड करना है। तो सबसे पहले वो यही बोल रहा है, ओपन द डॉक्यूमेंट एंड मूव द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज। उसके बाद तुम अपनी इमेज को लोकेट कर लो विंडोज़ एक्सप्लोरर की हेल्प से या फाइल एक्सप्लोरर की हेल्प से। उसके बाद अब उस इमेज को सिलेक्ट कर और उसको ड्रैग कर दो उस डॉक्यूमेंट पे, तुम्हारी इमेज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड देखो आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जैसे आप Ctrl+C करते हो, कॉपी करते हो, तो थोड़ी देर के लिए वो किसी मेमोरी में जाएगा ना, उसके बाद जब तुम Ctrl+V करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा, या कट करोगे तो थोड़ी देर के लिए किसी मेमोरी में तो जाएगा। तो वो जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी क्लिपबोर्ड। तो मान लो अगर आपने क्लिपबोर्ड के थ्रू अपनी इमेज को इंसर्ट करना है, तो एक पेज तो वो ओपन कर लो जहाँ पे तुमको चाहिए, और एक डॉक्यूमेंट वो ओपन कर लो जहाँ पे तुम्हारी इमेज ऑलरेडी है, मतलब कहीं पे बनी हुई है इमेज और उस इमेज को तुमने कहीं और लेकर जाना है। तो ठीक है, दोनों हमने ओपन कर ली। अब जहाँ पे इमेज है उस पर तुम Ctrl+C करो, कॉपी कर लो, क्लिपबोर्ड पे वो कॉपी हो जाएगी। और अब अपना वो वाला डॉक्यूमेंट जो तुमने ओपन कर रखा था जहाँ पे तुमको एक्चुअल में वो चाहिए, तो वहाँ जाके आपको जस्ट Ctrl+V करना है, तो उससे वो क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी, ठीक है डियर। नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफाइंग इमेजेस। मॉडिफाइंग का मीनिंग क्या होता है, देखो इमेज तो तुमने एंटर कर ली, लेकिन अब तुम क्या चाहोगे, इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, हो सकता है थोड़ा स्लांट करना हो, रोटेट करना हो, तो ये जो होती है क्रॉप करना हो, ठीक है। तो ये सारे आपके मॉडिफाइंग इमेजेस होता है, मतलब कुछ आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो, कोई चेंज करना चाहते हो अपनी इमेज के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि उसमें कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट आ सके, तो दैट ये सब आपका क्या होता है, मॉडिफाइंग इमेजेस के अंदर आता है। टू मेक सच मॉडिफिकेशंस इन इमेजेस, अगर ऐसी मॉडिफिकेशंस आपको करनी है तो आपको क्या मिलता है, राइटर की तरफ से इमेज डायलॉग बॉक्स और इमेज का टूल बार मिलता है, ठीक है जी। तो आप ये देख ही सकते हो। अब सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं वो आपका है रीसाइज एन इमेज। तो रीसाइज के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट कर लो। तो जैसे तुम सिलेक्ट करोगे तुमको यहाँ पे देखना क्या मिलेंगे, ये स्क्वायर, इन्हें बोलते हैं, देखो रीसाइज करना है तो पहला होगा वर्ड रीसाइज, और दूसरा देखो जैसे तुम्हें कभी डोर खोलना होता है तो तुम्हें हैंडल पुश करना है, ओपन क्लोज करना है, तो पुश एंड पुल करते हो तुम किसी हैंडल को। तो सिमिलरली अगर तुम्हें इमेज को भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है साइज में, रीसाइज का मतलब तो यही है ना कि यू वांट टू चेंज द साइज ऑफ द इमेज, यू वांट टू आइदर इंक्रीज इट साइज और यू वांट टू डिक्रीज इट साइज। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो हमारा इसका जो हम नेम लेंगे वो क्या होगा, रीसाइज हैंडल, ठीक है। तो आपको ये नेम याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि हैंडल की हेल्प से करोगे, और हैंडल का क्योंकि रीसाइज कर रहा है ये हैंडल, तो इसको आप क्या बोलोगे, रीसाइज हैंडल, ठीक है जी। तो वो यही बोल रहा है सबसे पहले अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लो और तुम्हें 4 कॉर्नर्स ऐसे तुम्हें ये मिल जाएंगे,
रीसाइज के हैंडल्स। अब तुम इन रीसाइज के हैंडल्स को क्या करोगे, ड्रैग करते रहो, ठीक है। आउटवर्ड ड्रैगिंग करोगे तो इंक्रीज होगी, इनवर्ड ड्रैगिंग करोगे तो ये डिक्रीज होगी। तो ना इट्स योर विश कि तुम्हें साइज करना कैसे, और चेंज हो जाएगा इसका साइज। नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग एन इमेज। रोटेशन के अंदर क्या होता है, इमेज को सिलेक्ट करो, रोटेट बटन पे क्लिक कर दो इमेज टूल बार की, तो अब आपको रोटेशन के हैंडल्स मिल जाएंगे। अब तुम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज रोटेशन हैंडल्स, ठीक है जी। उसके बाद आता है क्रॉपिंग एन इमेज। देखो क्रॉप का मतलब आपको पता ही है, आप सब अपने फ़ोन में इमेजेस को क्रॉपिंग करते ही हैं। तो मतलब जो अनडिज़ायरेबल पोर्शन होता है, अनरिक्वायर्ड अनवांटेड पोर्शन जो है, हम उसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप बटन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रॉप इमेज पे क्लिक, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है उस इमेज को। उसके बाद आपको क्रॉप इमेज बटन पे क्लिक करना है जो आपको इमेज टूल बार पे मिलेगा। आपके पास 8 क्रॉप हैंडल्स आ जाएंगे। ये जो मैं इनको टी शेप बोलती हूँ, वैसे ये टी होती नहीं है, आई डोंट नो व्हाई आई कॉल देम टी शेप। तो इस ढंग से आते हैं। अब आप जहाँ तक इनको ड्रैग करोगे ना, तो ये वाले जो कॉर्नर है ये वर्टिकली तुम्हारे और मतलब डायगनली, सॉरी नॉट वर्टिकली, डायगनली तुम्हारी इमेज को क्रॉप करेंगे, और जो ये वाले होंगे ये तुम्हारे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कर देंगे। तो जहाँ जहाँ तुम इनको करते जाओगे ना ड्रैग, उतना उतना एरिया तुम्हारा हट जाएगा, ठीक है। तो बस तुमको उन 8 क्रॉप हैंडल से ड्रैगिंग करनी है, और जैसे तुम जिसके अकॉर्डिंग करोगे तो तुम्हारी ड्रैगिंग हो जाएगी, और जैसे तुम साइड में क्लिक करोगे इमेज क्रॉप हो जाएगी। मतलब जो ये वाला सारा एरिया था ना, यहाँ से ये सारा हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, क्रॉपिंग से। नेक्स्ट आता है आपका डिलीट एन इमेज। डिलीटिंग के लिए क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करो और डिलीट की पे प्रेस कर दो, तो आपकी इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है मोर मॉडिफिकेशंस इन इमेज। उसके बाद आपके पास कुछ और आती हैं। बेसिकली अब जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये कलर कंट्रास्ट से ही रिलेट करती हैं। जो आपने इमेज ले रखी है, अगर आपको उसका कंट्रास्ट में थोड़ा सा चेंज करना है, कलर में लाइट ज़्यादा है लाइट कम है, एजिंग इफेक्ट दिखाना है, वैसा कुछ करना है, तो आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। पहला है इन्वर्ट। अगर आप ये चाहते हो कि ऊपर वाला कलर नीचे आ जाए और नीचे वाला कलर ऊपर आ जाए, इन्वर्ट करना चाहते हो, उल्टा करना चाहते हो, तो आप इन्वर्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। स्मूथ, आपने कोई कलर का शेड लगा रखा है, अगर उसको थोड़ा सा स्मूदनिंग करनी है, मतलब वो आंखों में कम चुभे, तो स्मूथ ऑप्शन कर लो। शार्पन करना है, तीखा करना है, कलर्स को तीखे नहीं है करना है लेकिन, तो शार्पन पे जा सकते हो। रिमूव नॉइज, अगर तुम्हें लगता है कि कोई पिक्सल तुम्हारा ज़्यादा वीक है या उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको रिमूव नॉइज पे जा सकते हो। सोलराइजेशन, अगर लाइट का इफेक्ट चाहिए तुमको तो इसका कर सकते हो, सोलराइजेशन सन वाला जो इफेक्ट होता है। एजिंग, अगर तुम चाहते हो कि पुरानी लगे तुम्हारी इमेज की, बड़ी पुरानी थी, ब्लैक एंड वाइट टाइप्स, तो एजिंग वाले ऑप्शन पे जाओ। पॉस्चराइज, अगर तुम्हें कलर को थोड़ा सा कम करना है तो उसको पॉस्चराइज ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। पॉप आर्ट, ड्रामेटिक सा थोड़ा सा दिखाना है इफेक्ट, थोड़ा सा पॉप हो रही हो, 3D थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। चारकोल इफेक्ट, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश में तुम्हारा इफेक्ट आए, तो ये वाला यूज़ कर सकते हो। रिलीफ, अगर लाइट के सोर्स को एडजस्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा सनरेज भी ना आए, बहुत डार्क इमेज भी ना लगे, तो तुम रिलीफ पे कर सकते हो। मोज़ैक, इट जॉइंस द ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। तो ये क्या करेगा, 3-4 पिक्सल को इकट्ठा कर देगा। आपको पता है ना इमेज, यानी 3-4 जो पिक्सल जिनमें डिफरेंट कलर होंगे, फिर वो सारे मिलके जो भी उनका मिक्स करके एक कलर बन रहा होगा, वो एक कलर आपका क्या होगा, आ जाएगा डियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, देखो ग्राफिक्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि इमेज के साथ साथ आप शेप्स भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इमेज के लिए तो हमारे पास एक इमेज वर्ड है, फिर हम ग्राफिक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ग्राफिक का मतलब क्या है कि कोई भी टेक्स्ट के अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट ऐड कर पा रहे हो जो मतलब रिटन फॉर्म में नहीं है, टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं है, तो वो सारा ग्राफिक्स कंटेन करता है। तो इसलिए अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी शेप को ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो शेप जो है वो एक ड्राइंग फीचर होता है। इससे आप क्या कर सकते हो, सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, कॉल आउट, कनेक्टर्स, ये सब आप ऐड कर सकते हो। फ्लो चार्ट्स वगैरह भी आप इनकी हेल्प से बना सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू ऐड एन शेप, आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे या इंसर्ट मेन्यू पे जाना है और शेप पे आपको क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, शेप पे। वंस यू गो ऑन शेप, आपका एक सब मेन्यू अपीयर होगा। ये सब मेन्यू के अंदर ना बेसिक ऑप्शंस की लिस्ट आ जाएगी कि लाइन है, बेसिक है, समथिंग कैटेगरी मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको फिर एरोज मिल रहे होंगे। तो इन एरो में से जब आपने एक कैटेगरी चूज कर ली, अब उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे जब आप उसके साथ जो एरो है उस पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो आप फर्दर जाते जाओगे सब मेन्यूज़ पे, तो आपको वो, जैसे इसने एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने सिंबल के अंदर जाके क्लाउड ले लिया,
इसने पहले सिंबल पे क्लिक किया, सिंबल पे जाके इसने फिर क्लाउड ले लिया, लेकिन शेप अभी भी नहीं आएगी। जैसे आपने पेंट में नोटिस किया होगा, पेंट आई थिंक हर बच्चे ने कर रखा है, तो पेंट में आपका क्या होता था कि आप जब किसी शेप पे क्लिक करते थे तो उसके बाद जब अपने वाइट शीट यानी कैनवस के ऊपर आया करते थे तो वहाँ पे आपको एक प्लस यानी क्रॉस हेयर सिंबल आपको मिला करता था। फिर आप इस क्रॉस हेयर सिंबल को ड्रैग किया करते थे तो आपकी वो शेप बना करती थी, राइट। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक क्रॉस हेयर सिंबल बनेगा, उसको ड्रैग कर दोगे तो आपकी शेप जो है वो बन जाएगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी शेप जो है वो एक उसकी एस्पेक्ट रेशियो यानी अगर आप उसको विद इंक्रीज़ करो तो हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो, या हाइट इंक्रीज़ करो तो विद ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो, तो उस केस में ना आपको साथ में शिफ्ट की प्रेस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। आपने शेप तो बना ली, अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग करना चाहोगे अपनी शेप में भी, तो वो करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहला है चेंजिंग फिल एंड आउटलाइन कलर्स। सो टू चेंज द फिल एंड आउटलाइन कलर्स आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाना है। अब मैंने बोला है फिल एंड आउटलाइन कलर को चेंज करना है, तो फिल कलर कौन सा है, जो ये ब्लू है, और आउटलाइन कलर कौन सा है, जिससे ये ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन हो रखी है। तो इसके लिए आपको अब करना क्या होगा, सबसे पहले आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार के ऊपर गए, उसके बाद आपने एरिया स्टाइल या फिलिंग ड्रॉप डाउन एरो पे करा, तो यहाँ से आपको जो फिल कलर है वो बड़े सारे मिल जाएंगे। अब जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कर लो, जैसे यहाँ पे ब्लू चूज़ हो रखा है, तुम ग्रीन, ब्लू, येलो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें लाइन कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस लाइन का यहाँ पे आपको कहाँ मिलेंगे, ये देख लो, वो एक ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करोगे तो जो लाइन यहाँ पे आउटलाइन हो रखी है वो कलर चेंज हो जाएगा, इस पे करोगे तो जो इसका कलर है ब्लू वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजिंग लाइन स्टाइल एंड लाइन विद। लाइन के स्टाइल को चेंज करना है और लाइन की विथ को चेंज करना है, तो सेम चीज़ करनी है आपको। ड्राइंग टूल बार के ऊपर जाओ, उसके ऊपर आपको ये वाला जो ऑप्शंस है, ये 2 ऑप्शंस मिल रहे होंगे, बस इन ऑप्शंस के ऊपर यू हैव टू क्लिक। यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो जो भी लाइन स्टाइल चाहिए होगा, जैसे अगर आप इधर देखो तो ये जो अब आपका क्लाउड है, इसकी जो लाइन है वो कुछ इससे डॉटेड सी है, तो ये हमने स्टाइल को चूज़ कर लिया है, ठीक है। और उसी ढंग से आप लाइन की विड्थ को भी चेंज कर सकते हो, थोड़ी वो मोटी या पतली जैसे चाहो आप बना सकते हो। रीसाइज का सेम थिंग ही है, सिलेक्ट करो और हैंडल्स आ जाएंगे, उनको ड्रैग कर लो, ऑब्जेक्ट रीसाइज हो जाएगा। सेम मेथड है जो पहले किया था, लेकिन ये अब हम शेप के लिए कर रहे हैं इसलिए दोबारा से पढ़ रहे हैं। सेम चीज़ रोटेटिंग के लिए है, इमेज को सिलेक्ट करो, रोटेशन हैंडल्स आ जाएंगे, आप उनको इधर उधर जैसे जैसे उनको मूव करोगे, ड्रैग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस जो है वो चेंज हो जाएंगी, मतलब शेप चेंज हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, सॉरी। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। देखो ग्रुपिंग से पहले एक चीज़ बता देती हूँ, हम नॉर्मली जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। मान लो मैं नोबिता बनाना चाह रही हूँ या मिक्की माउस बनाना चाह रही हूँ, तो हो सकता है पहले मैं या हम सिंपल ट्री का ही ले लेते हैं। ट्री बनाना है तो पहले एक लाइन मान लो कर्व ले लिया, दूसरा ले लिया, फिर तीसरा क्लाउड ले लिया। अभी ये तीनों जो है ना मेरे, ये 3 ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट होंगे, ठीक है जी। अगर मान लो मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो मेरा फिर यहाँ पे मेरी ऐसी इमेज रह जाएगी और ये कहीं और चला जाएगा। लेकिन यानी मुझे अगर इसको चेंज, इसकी एट सम पॉइंट मुझे लगता है कि मुझे मेरी शेप को कहीं और मूव करना है या मेरे ऑब्जेक्ट को कहीं और मूव करना है, तो ऑब्वियसली मुझे बार बार सेटिंग करनी पड़ेगी, तो अब वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है डियर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, ताकि जब मैं ट्री का की कोई भी एरिया ड्रैग करूं तो जो इंटायर ट्री है वो ही मूव कर जाए। मतलब मैं करना क्या चाह रही हूँ, बनाते टाइम तो ये तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन मैं कोई ऐसा मैकेनिज्म या कुछ ऐसा मेथड यूज़ कर रही हूँ कि अब जो है कंप्यूटर इसको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करे। तो मेरे पास एक मेथड है और उसको मैं बोलती हूँ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी जितनी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं उनको हम ग्रुप कर देते हैं, और फिर जब हम उनको ड्रैग करते हैं या मूव करते हैं तो कंप्यूटर उनको एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करता है। तो वो यही बोल रहा है कि इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू ग्रुप टुगेदर ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्मेटेड इन अ वे सिमिलर टू एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। तो करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लो अपने स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स पे। जैसे इसने एक ट्राइंगल, सर्कुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर बना रखा है। उसके बाद सिलेक्ट टूल पे जाओ,
और उससे अपना ये जितना भी सिलेक्शन कर लो इन ऑब्जेक्ट्स का, ड्रैग करके सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन का पता कैसे चलेगा कि ये जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये जो हैंडल्स आ गए हैं, तो इनसे मुझे पता चल गया कि ये सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके ग्रुप बटन पर क्लिक कर दो, नहीं तो आप राइट क्लिक करो और उसके ऊपर ग्रुप में क्लिक कर दो। बस करते तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो गए। अब जब तुम इनको मूव करोगे तो ये पूरे के पूरे मूव होंगे, इकट्ठे के इकट्ठे मूव होंगे, ठीक है। अनग्रुप करना है तो बस राइट क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक कर दो, नहीं तो अनग्रुप जो है, जैसे आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा था वैसे ही आपको अनग्रुप का भी ऑप्शन मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर दो, तो फिर ये सेपरेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये जब हम टॉपिक करेंगे डियर, आई थिंक ये लास्ट नहीं है, इसके बाद है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशनिंग इमेजेस इन दी टेक्स्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, पहले हमने इमेज को डालना तो सीख लिया, लेकिन अभी हमने उसकी सेटिंग नहीं सीखी थी। हमने अभी तक क्या सीखा था कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक इमेज को इंसर्ट तो कर लिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मली सिर्फ क्या इमेज से मेरा काम चलेगा? नो, इमेज और टेक्स्ट जो है वो साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो यानी उन दोनों को आपस में एडजस्ट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे का जितना भी फर्दर टॉपिक चलेगा ना, वो यही चलेगा कि आपने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आपने इमेज भी डाल दी, अब मैं उन दोनों को आपस में उनको कैसे प्लेसमेंट करूं उनकी, ताकि वो ऑकवर्डनेस जो होती है वो हट जाए और बड़ा ही एक अच्छे वे से हमारा स्मूथली हमारा जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब टेक्स्ट के साथ वो इमेज कॉम्प्लीमेंट हो। तो वो जो है वो फर्दर मैं इन टॉपिक्स में पढ़ूंगी जो हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे का सारा टॉपिक इसी से रिलेट करेगा। तो यू नीड टू पोजीशन एन इमेज विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट एंड अदर इमेजेस व्हाइल इंसर्टिंग इट इनटू अ डॉक्यूमेंट। सो द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एज राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन रादर देन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो हमारे पास देयर आर सम लिमिटेशंस टू द फ्लेक्सिबिलिटी इन पोजीशनिंग इमेजेस। देखो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं होते। डेस्कटॉप पब्लिशिंग तो जैसे आपका पब्लिशर है, जैसे पैम्फलेट्स जिनमें बनते हैं आपके, तो ऑब्वियसली उनमें तो ज़्यादा फीचर होते हैं, कोरल ड्रॉ वगैरह है। खैर ये वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो 4 मेथड हैं, हम इनसे बहुत अच्छी इमेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम वो 4 मेथड पढ़ेंगे। पहला है टेक्स्ट रैपिंग, दूसरा है एंकरिंग, तीसरा है अरेंजिंग एंड फोर्थ इज अलाइनिंग। अलाइनिंग तो मेरे हिसाब से सब बच्चों ने कर रखी होगी, एक बार जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगी। पहला है टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट को रैप करना। रैप का मतलब जैसे आप गिफ्ट रैप करते हो, आप गिफ्ट का जो गिफ्ट एक गिफ्ट लेकर आते हो उसके अराउंड एक पैकेट रैप कर देते हो ना, मतलब उसके अराउंड सराउंड कर देते हो, तो वही मतलब होता है टेक्स्ट रैपिंग का, कि टेक्स्ट को इमेज के अराउंड हमने सराउंड कर देना है ताकि इमेज और उसकी सेटिंग बैठ जाए, ठीक है। तो वो यही बोलता है। इसके मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस बेस्ट समझाने के लिए आपको बस यहाँ देखना है, आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे कि मैडम क्या कह रही है। पहला जो मेथड है वो है रैप ऑफ। रैप ऑफ कहता है भाई, रैप ऑफ ये कहता है कि पहले टेक्स्ट लिखा, फिर इमेज डाल दी और फिर टेक्स्ट, मतलब जहाँ पे टेक्स्ट रहेगा वहाँ इमेज नहीं आएगी, जहाँ पे इमेज रहेगी वहाँ टेक्स्ट नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। और जहाँ पे, ठीक समझ गए, तो टेक्स्ट या तो अबव रहेगा या बिलो रहेगा इमेज के, उसके साथ नहीं चल सकता, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका पेज रैप और ऑप्टिमल पेज रैप। देखो पेज रैप और ऑप्टिमल पेज रैप ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये क्या बोलता है कि भाई मैंने इमेज लिखी, ठीक है, फिर मैंने ये टेक्स्ट लिखा, इमेज लिखी, अब मैं उसके अराउंड आराम से अपना टेक्स्ट डाल सकती हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, पेज रैप और ऑप्टिमल पेज रैप। एक्चुअली पेज रैप जब बेस्ट वे से किया जाए तो उसको ऑप्टिमल पेज रैप बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इनमें डिफरेंस नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है कि तुमने टेक्स्ट लिखा, तुमने अपनी इमेज को प्लेस किया, तो तुम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा रैप लेफ्ट। रैप लेफ्ट के अंदर अब तुम्हारा क्या होगा, ये वाला है, वो कहता है कि तुम्हारी इमेज रहेगी लेफ्ट साइड में और टेक्स्ट रहे, और लेफ्ट साइड में और इमेज रहेगी राइट साइड में। तो इट अलाइंस द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। रैप राइट क्या करेगा, इट अलाइंस द टेक्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। मतलब तुम्हारा टेक्स्ट ऐसे रहेगा, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, और इमेज यहाँ आ गई ऑटोमेटिकली, तो दैट विल बी योर रैप राइट। फिर है रैप थ्रू। रैप थ्रू बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वो क्या कहता है, इट कीप्स द इमेज ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट रिमेन्स इन द बैक साइड ऑफ द इमेज। मतलब क्या है कि तुमने इमेज लगाई, इमेज के ऊपर भी तुम्हारा मतलब ऐसे टेक्स्ट आएगा, ठीक है। टेक्स्ट जो है इट कीप्स द इमेज सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इट कीप्स द इमेज ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट एंड द टेक्स्ट रिमेन्स इन द बैक साइड। टेक्स्ट बैक पे हो गया है और इमेज उसके ऊपर आ गई है, लेकिन ये आपको विजिबल होगी, ये नहीं होगा कि आपका टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। वो मतलब ट्रांसपेरेंसी इतनी आ जाएगी कि यू विल बी एबल टू सी योर इमेज एज वेल एज योर टेक्स्ट, बट टेक्स्ट बैक में रहेगा। इन बैकग्राउंड क्या कर देगा तुम्हारा, इट सेंड्स द इमेज टू द बैक साइड ऑफ योर टेक्स्ट। अब इमेज बैकग्राउंड में चली जाएगी और टेक्स्ट जो है वो फ्रंट एंड पे हो जाएगा,
ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको दोनों ही दिखेंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि रैपिंग करोगे कैसे, तो टेक्स्ट रैपिंग करने के लिए आपको करना है क्या है, इमेज को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, रैप ऑप्शन पे चले जाओ और उसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जो चाहिए वो क्लिक कर दो। नहीं तो रैप बटन जो है ड्राइंग टूल्स बार पे भी आपको सारे के सारे बटन के ऑप्शन डिफरेंटली दिख रहे होंगे, आपको जो अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर एंकरिंग इमेज। एंकरिंग इमेज में क्या होता है, इन इमेज ऑलवेज हैज एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स होते हैं, यू कैन सेट एन एंकर टू द पोजीशन ऑफ एन इमेज। टू डू सो सिलेक्ट द इमेज। अच्छा, एंकर का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एंकरिंग क्या करता है, मान लो मैंने इस इमेज को इसके साथ एंकर कर दिया, अब क्या होगा, कोई भी इस इमेज को हिला नहीं सकता। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा शिप में एंकर यूज़ होते हैं, तो जब आप एक एंकर को लगा देते हो किसी चीज़ से, तो उससे क्या होता है, फिर वो वहीं रह जाती है। जब तक वो चीज़ मूव नहीं करेगी, आपका जो बोट है या शिप है उसको कोई मूव नहीं कर सकता, वो उसके साथ सेट हो गई। तो ये चीज़ होती है आपकी एंकरिंग की। तो अगर तुम्हें ये होता है ना कि अब तुम्हें बार बार मूवमेंट नहीं करनी, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ मैंने इसकी सेटिंग कर दी कि जहाँ पे ये रहेगा वहाँ पे ये इमेज रहेगी, ऐसा कुछ सेट करना हो तो हम एंकरिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एंकरिंग का ऑप्शन मिलेगा कहाँ से, या तो फॉर्मेट में जाके एंकर ऑप्शन पे, नहीं तो ड्राइंग टूल बार में सामने ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू सेट एंड। तो अब एंकरिंग आपकी इन चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है। पहला क्या है, टू पेज। इट सेट्स द सिलेक्टेड इमेज टू द करंट पेज एंड डज नॉट मूव व्हेन यू ऐड और डिलीट एनी टेक्स्ट। ठीक है, वो बोलता है कि अब जब तुमने अगर 2 पेज कर दिया, 2 पेज का मतलब है कि ये इमेज अब इस पेज के साथ एंकर हो गई, जुड़ गई। अब तुम इसका सारा का सारा टेक्स्ट डिलीट कर दो, चाहे तुम इसमें 50 लाइनें और ऐड कर दो, इस इमेज को कोई नहीं हिला सकता। मैंने बोला ना, एंकरिंग का मतलब क्या है कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ सेट हो गई, अब तुम उसके आसपास कुछ भी करो, इसको कोई नहीं ला सकता। तो अब वही चीज़ हो रही है, ये इमेज तो यही रहेगी, टेक्स्ट के साथ तुम जो मर्जी करते रहो, इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो इधर मूव होगी ना उधर मूव होगी। अदरवाइज क्या होता है, आपकी इमेज की सेटिंग चेंज हो जाती है। जैसे ही तुम थोड़ा सा भी टेक्स्ट लिखोगे, जैसे ही एक एंटर करोगे इमेज नीचे या ये इमेज ऊपर, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है सेटिंग करने में इमेज की विद टेक्स्ट। एंकर कर दोगे तो कोई है उसको हिला नहीं सकता, लेकिन ये है सिर्फ 2 पेज ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है 2 पैराग्राफ। ये क्या करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पैराग्राफ के साथ इमेज को एंकर कर देगा। अब उस पैराग्राफ के साथ उसका रहेगा, कोई पैराग्राफ जब तक रहेगा उसको कोई हिला नहीं सकता इमेज को। 2 करेक्टर और एज करेक्टर। 2 करेक्टर में तो इमेज को करेक्टर के साथ सेट कर दिया। एज करेक्टर के अंदर क्या होता है कि करेक्टर ही बना दिया है, ठीक है, करंट पे टेक्स्ट का, वो अब करेक्टर की तरह ही ट्रीट हो रही है इमेज। तो अब अगर तुम्हारे करेक्टर की और जो साइज में फ़र्क आ रहा है, इमेज बड़ा है और उसकी करेक्टर का साइज छोटा है, तो फिर वो जो सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली अब कंप्यूटर करेगा। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड इमेज इज ग्रेटर देन द करंट फॉन्ट साइज, तो हाइट जो लाइन की है वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, उस करेक्टर की हाइट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर मतलब लास्ट ऑप्शन में क्या है, पहलों में तो उसको ज्वाइन करा जा रहा था ना, पैराग्राफ के साथ सेट कर दिया करेक्टर के साथ, लेकिन एज करेक्टर के अंदर तो अब वो ट्रीट ही एज अ करेक्टर हो रही है, अब वो इमेज की तरह वो होगी ही नहीं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, जो लास्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है आपका अरेंजिंग इमेजेस। अरेंजमेंट के अंदर कुछ नहीं है, कहाँ पे रखना है, ऊपर रखना है किसी ऑब्जेक्ट के, नीचे रखना है, तो बस वो सेटिंग आ जाती है। राइटर आपको अरेंजमेंट ऑप्शंस देता है जिससे आप स्टैक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है कि मैंने एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज के ऊपर तीसरी इमेज रखी हो, तो ऐसी सेटिंग्स जो हैं तो वो तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो वो विजिबिलिटी लाने के लिए हम ये ऑप्शंस रख लेते हैं कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों इमेजेस दिखें और ट्रांसपेरेंसी उनके बीच में आ जाए। तो पहला है ब्रिंग टू फ्रंट। तो ब्रिंग टू फ्रंट क्या करेगा, इट कीप्स द इमेज ऑन द टॉप ऑफ एनी अदर इमेज और टेक्स्ट। तो ये जितना भी टेक्स्ट होगा, इमेजेस होगा, जिस इमेज को तुम ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे ना, वो सबसे आगे आ जाएगी, सबसे ऊपर। नीचे वाला सब दिखेगा लेकिन ये सबसे ऊपर दिखेगी। फॉरवर्ड 1, तो ये अगर मान लो तुमने 3 इमेजेस रखी हुई हैं, तो वो जहाँ पे जिस एक लेवल अप आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बैक 1। बैक 1 मतलब अगर तुमने 3-4 इमेजेस को रखा हुआ है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो ये 1 लेवल उसको बैक कर देगी, नीचे कर देगी। सेंड टू बैक, ये बिल्कुल लास्ट में कर देगी। तुमने 4 इमेजेस को मतलब अगर एक के ऊपर रखा हुआ है तो ये लास्ट में चली जाएगी। टू फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, तो ये सिर्फ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होता है, और ये क्या करता है, टेक्स्ट को इमेज के ऊपर या इमेज को टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कहाँ रखना चाह रहे हो, फोरग्राउंड में ऊपर, बैकग्राउंड में नीचे, वो कर देगी।
और जो लास्ट तुम्हारा सेटिंग आता है वो होता है अलाइनिंग। अलाइनिंग आई थिंक आपने सबने कर रखी है। और अलाइनमेंट हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टली करते थे अब तक जब हम टेक्स्ट पे करते थे, लेकिन हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट्स भी होती हैं। तो उसके लिए अगेन आपको सिर्फ ये डायग्राम देखना है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखो लेफ्ट अलाइनमेंट आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे हो रखी है, ये यहाँ पे सारा लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग पोजीशन आ रखी है ना टेक्स्ट की, तो ये होती है आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, यहाँ पे जब आप सेंटर के अकॉर्डिंग आपका सारा अलाइनमेंट होता है बोथ मार्जिन्स का, पोजीशनिंग आपकी टेक्स्ट जब बोथ मार्जिन की कॉन्टेक्स्ट में होती है सेंटरली, तो उसका आप सेंटर अलाइनमेंट बोल देते हो। फिर आता है आपका राइट अलाइनमेंट। अब जैसे यहाँ पे राइट अलाइनमेंट हो रखी है, यहाँ तो जस्टिफाइड ही हो रखी है वैसे तो, लेकिन वैसे अगर आपका राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग भी ये सीधा चल रहा है तो इसका आप राइट अलाइनमेंट बोल देते हो, ठीक है। अभी वर्टिकल अलाइनमेंट्स में भी आपकी 3 आती हैं, हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ही पढ़ते हैं, पर आपकी 3 वर्टिकल भी होते हैं, टॉप, सेंटर और बॉटम। तो टॉप में अब क्या होगा, टॉप मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में पोजीशनिंग सेम रहेगी। इसमें आप सेंटर वर्टिकली अगर आपके सारे अलाइंड है सेंटर से तो वो सेंटर अलाइनमेंट। और अगर बॉटम मार्जिन से आपका अलाइनमेंट हो रखा है, मतलब ये पूरी सीधी जा रही है ऐसे लाइन, टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है वो स्ट्रेट में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बॉटम मार्जिन। तो क्लास ये चैप्टर इतना ही था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।